प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। प्राचीन भारत के इतिहास का जो हमारे लेक्चरों की सीरीज चल रही थी, अप्रॉक्सीमेटली 6 लेक्चर हम कर चुके थे। आज 7वां हमारा लेक्चर होगा। पिछली कक्षा के अंदर जैसा कि आपने पढ़ा था कि मगध साम्राज्य जो था, मगध महाजनपद जो था, उसका उत्थान किस प्रकार से हुआ। यानी 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो मगध, जिसको हमने नाम दिया था, उसका उत्थान हुआ था। और हमने देखा कि मगध ने अपने उत्थान के बाद अपने आसपास के बहुत सारे महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया था। यानी भारत के अंदर एक प्रकार से एकीकरण हो रहा था। ठीक है, यानी एक अखंड भारत की भावना जो थी वो उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो अखंड भारत बनाने का सपना जो था वो कंप्लीट नहीं हुआ था अभी। अब उसको कंप्लीट कौन करेगा? कोई ना कोई और शासक आएगा। पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको बताया था कि लास्ट में नंद वंश आया था, और नंद वंश के जो शासक थे वो बहुत प्रतापी भी थे। यानी वो युद्ध करने में माहिर थे और शक्तिशाली भी थे। लेकिन वहाँ पे कमी क्या थी बेटा? कि वो उदंड थे। उदंड का मतलब है कि जनता को बहुत परेशान करते थे। परेशान कैसे करते थे? जनता के ऊपर उन्होंने क्या किया था? टैक्स का जो करों का बोझ जो था वो बहुत ज़्यादा डाल दिया था। यानी लोभवश, अपने लोभ के कारण जनता के ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए। इसलिए पूरी जनता उनसे परेशान थी। ठीक है, अब एक तरफ तो पूरी जनता परेशान थी, दूसरा एक और इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। इंसिडेंट क्या है कि आपने भी सुना होगा कि चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य जो थे उन्होंने क्या किया, वो ऐसा एक कहावत है इनके बारे में, अब सच्ची है या झूठी इस बात का किसी को नहीं पता, लेकिन ये फेमस है इन दोनों के बारे में। किस किस के बारे में? घनानंद और चाणक्य के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य जो थे वो घनानंद के दरबार में गए थे भिक्षा के लिए। ब्राह्मण थे चाणक्य, लेकिन घनानंद ने क्या किया, उनको अपमानित करके अपने दरबार से निकाल दिया था। ठीक है, तो अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य ने प्रण लिया कि मैं तुम्हारा जो शासन है उसको नष्ट कर दूंगा। इसी प्रण के फलस्वरूप अब चाणक्य जो थे वो खोजने में लगे हुए थे कि कोई उनको ऐसा व्यक्ति मिले जो इतना बलवान हो कि घनानंद के विरुद्ध लड़ सके और उसके शासन को नष्ट कर सके। तो इसीलिए एक दिन क्या हुआ कि चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। या ऐसा भी कहा जाता है कि चाणक्य जो थे उन्होंने एक मयूर पालक से, एक मोर पालने वाले से, किसी मेले में से चंद्रगुप्त को खरीदा था। ठीक है, परचेज किया था, वहाँ से बाई किया था, ऐसा बोल सकते हो आप। पैसों में खरीदा था उन्होंने उसको। पैसों में खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी सभी प्रकार की, और युद्ध के लायक बनाया उनको। और एक प्रकार से ये मान के चलिए एक पराक्रमी योद्धा उन्होंने तैयार कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसको उसका साथ दिया। साथ किस प्रकार से दिया? चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य को पता था कि घनानंद के शासन के अंदर, नंद वंश के जो राजा थे घनानंद, उनके शासन के अंदर लोग उनसे खुश नहीं हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों के बीच जाकर लोगों को राजा के खिलाफ भड़काया और अपनी पार्टी में कर लिया। यानी अपनी सेना के अंदर सबको शामिल कर लिया। लोगों ने उसका साथ दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि कहा जाता है, काफ़ी बलवान थे। ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रमण हो रहे थे वहाँ पर भी कुछ राज्यों को जीतकर अपना शासन पहले ही कर चुके थे स्थापित। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, जनता का सहयोग चाणक्य के कारण मिल गया चंद्रगुप्त मौर्य को, और खुद भी वो पराक्रमी राजा थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, घनानंद जो थे उनको हरा दिया, और वहाँ पे जो नंद वंश का शासन था मगध पे, उसको हटा करके कौन से शासन की शुरुआत की? मौर्य। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी, यानी मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आई कि मौर्य वंश जो है इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात आती है बेटा, जो एग्जाम के अंदर यहाँ से आपसे पूछी जाती है, वो बात पूछी जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इनकी जाति के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये उच्च जाति के थे, यानी क्षत्रिय थे या नहीं थे। तो याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में वैसे तो किसी को भी डेफिनेटली नहीं पता है।
ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों के अपने अपने मत हैं और उन मतों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो शूद्र थे, शूद्र या ऐसा बोल दो कि नीच जाति में से थे, नीची जातियों में से थे। ठीक है, वैश्य भी हो सकते हैं या शूद्र भी, ज़्यादातर उनको शूद्र कहा जाता है, याद रखिए आप। ठीक है, तो ये बात आपको फर्स्ट क्लियर हुई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब जैसा कि मैंने बताया कि मौर्य वंश की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी। अब आपको याद रखना कब रखी और कब से कब तक ये मौर्य साम्राज्य आपका चला। तो बेटा याद रखिए 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ये वो समय था जिस समय के दौरान मगध पे किसका शासन रहा, मौर्यों का। यानी मौर्य वंश मगध के अंदर इतने टाइम से इतने टाइम तक रहा। अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 150 साल के आसपास हो गए, 150 साल, 150 कंप्लीट ही लगभग मान के चलो आप। इन सालों के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य जो स्वयं थे उन्होंने कितने टाइम तक शासन किया, तो इन्होंने क्या था 322 ईसा पूर्व से लेकर के और 298 ईसा पूर्व। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए अब इनके शासन से रिलेटेड बातें करते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने ही आकर अखंड भारत का सपना पूरा किया था। यानी भारत के अंदर संपूर्ण भारत का एकीकरण उन्होंने किया था। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक और ऊपर कश्मीर से लेकर के और नीचे मैसूर तक संपूर्ण भारत के ऊपर किसका शासन था, मौर्यों का शासन था, ऐसा कहा जाता है। यानी संपूर्ण भारत को एक केंद्रीय सत्ता के अंदर इन्होंने बांध दिया था। ठीक है, यानी एक सेंट्रल पावर के अंदर, सेंट्रल पावर जैसे कि भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसी प्रकार से केंद्रीय सत्ता के अंदर इन्होंने क्या किया था, पूरे भारत को बांध दिया था। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय शासक, भारत के पहले राष्ट्रीय शासक जो हैं वो कौन थे, नेशनल रूलर चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो गणानंद ने भी देखा था ये सपना लेकिन वो कम पूरा नहीं कर पाए थे, उनकी उद्दंडता जो थी वो उनके लिए हानिकारक साबित हुई। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो पहले अखंड भारत के राष्ट्रीय शासक बने और पूरे भारत को इन्होंने क्या किया, एक केंद्रीय सत्ता के अंदर बांध के रखा। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि इतना आसान काम नहीं था, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इन्होंने यह काम किसकी सहायता से किया, चाणक्य। ठीक है, चाणक्य जो इनके गुरु थे और चाणक्य को ही इन्होंने क्या बनाया, महामंत्री। चाणक्य को इन्होंने महामंत्री बनाया क्योंकि चाणक्य की जिद के कारण ही ऐसा संभव हो सका। तो चाणक्य के साथ मिल करके ये ऐसा करते थे। देखिए पीछे जो नंदवंश के अंदर था शक्तिशाली वो भी थे, लेकिन उनके अंदर जनता को सुखी रखने की इच्छा नहीं थी। वो समझते थे कि सिर्फ जनता से जितना ज़्यादा हो सके पैसा लेकर के और राज को उसको भर लिया जाए, वही शासन होता है। लेकिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया था कि चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका पहला मोटो क्या होता था, इनका फर्स्ट मोटो यही होता था कि जनता के सुख में ही राजा का सुख होता है। यानी जनता की इच्छा राजा के अंदर निहित होती है। तो जनता को इन्होंने सर्वोपरि रखा, इसीलिए ये सारी चीज़ें संभव हो पाई। और इनका पहला उद्देश्य भी यही होता था कि जनता का सुख, जनता सुखी रहे, समृद्ध रहे, वही इनका पहला उद्देश्य होता था चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इन दोनों ने मिलकर के शासन चलाया और शासन के ऊपर चाणक्य जो थे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इसके ऊपर जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र नाम इस बुक का अर्थशास्त्र है, लेकिन थी किस पे, ये पॉलिटी के ऊपर, यानी राज व्यवस्था के ऊपर थी। और चाणक्य ने अपनी बुक के अंदर ही ऐसा भी बताया है कि उन्होंने यह बुक उस समय पे शासन के ऊपर जितनी भी किताबें उपलब्ध थी उन सारी किताबों को पढ़ने के बाद उन्होंने उन सब को मिला करके अच्छा बुरा उसके बाद उन्होंने ये बुक लिखी थी। और ये किस चीज़ के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, राज व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। ये बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई किस प्रकार से मगध के ऊपर मौर्य वंश का शासन शुरू हुआ। अब आइए चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन किया वो किस प्रकार से किया। तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, उसके बाद करते हैं।
आइए, तो जैसा कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो दोबारा से आते हैं वहीं पे। देखो बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, एक्चुअल में इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। देखिए, उस समय पे जब चंद्रगुप्त मौर्य आए, इससे पहले मैंने आपको जैसा बताया था कि घनानंद के बारे में, नंद वंश के बारे में लास्ट टाइम बताया था कि घनानंद के टाइम पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था, लेकिन सिकंदर उसके साथ युद्ध नहीं किया। सिकंदर की सेना उसे डर के पहले से ही लड़ने से मना कर दिया था, इसलिए सिकंदर वापस चला गया था। हालांकि ये कहना अभी बिल्कुल हमारे पास फिक्स नहीं है कि अगर युद्ध होता तो क्या घनानंद सिकंदर को हरा पाता या नहीं हरा पाता। इस चीज़ के लिए हमें अब अभी कुछ विशेष तौर पर फिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही बलवान थे। लेकिन अच्छा हुआ कि दूर से चला गया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अब सिकंदर का मैंने जिक्र क्यों किया, क्योंकि सिकंदर जो था यूनानी था, यवन शासक था। तो यवन, उनका भी अपना साहित्य था, उनके अपने लेखक थे। तो यवन जो लेखक थे, उन्होंने भी क्या किया, इस टाइम पे जो भारत के अंदर शासक थे उनके बारे में लिखा। ठीक है, और भारत के भी साहित्य थे, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ जो मुख्य रूप से थे, वहाँ पे भी इन शासकों के बारे में मिलता है हमें। तो उन दोनों से हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इनका नाम सेंड्रोकोट्स था। ठीक है, सेंड्रोकोट्स। सेंड्रोकोट्स ये कहाँ पे था, ये था यवन लेखक जो थे, यवन लेखक। इनके अनुसार यवन लेखकों ने अपने साहित्य के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स नाम दे रखा था। और ये दिया किसने था सबसे पहले, ये दिया था जस्टिन ने। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि किन्होंने दिया था, जस्टिन ने दिया था। ठीक है, लेकिन इससे सेंड्रोकोट्स नाम से भारत के साहित्य में कैसे उसको मैच किया जाए, यानी यूनानी लेखकों ने जो घटनाओं का वर्णन कर रखा है, उन्होंने कह रखा कि भारत के अंदर सेंड्रोकोट्स नाम का कोई शासक था। अब भारत के साहित्य के अंदर जो कुछ बातें हैं थोड़ी बहुत, उसके अंदर लिख रखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया। तो इनको मैच किसने किया, तो एक लेखक ऐसे थे, विद्वान ऐसे थे जिन्होंने इसको मैच किया, और वही आधार बना आगे की सारी घटनाओं के बारे में अध्ययन करने का। और वो कौन थे, वो थे विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ऐसे विद्वान थे जिन्होंने क्या किया, उन्होंने पहचान कराई कि जो सेंड्रोकोट्स यूनानी लेखकों के द्वारा बताया गया साहित्य के अंदर, वही क्या है भारत के ग्रंथों के अंदर, वही कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ये बात जैसे ही पता लगी तो मानो कि खजाना ही खुल गया, किस चीज़ का, अध्ययन का, मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो आइए अब वो अध्ययन भी हम शुरू करते हैं। इसके बाद अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने क्या किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। ठीक है, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे आज भी भारत के अंदर किस प्रकार से है, एक तो गवर्नमेंट होती है अपनी तरफ से, उसके अलावा भी जैसे कि गांव है, गांव के लेवल पे अगर हमें कुछ भी डिसाइड करना हो गवर्नमेंट की तरफ से, तो पंचायत होती है ना, जैसे नगर पालिका, नगर निगम है, यानी छोटे लोकल लेवल पे एक तरफ से एक बॉडीज का निर्माण करना जो वहाँ पे शासन कर सकें। तो क्योंकि आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था और डायरेक्टली निगरानी रखना वहाँ से संभव नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया, विकेंद्रीकरण किया। विकेंद्रीकरण का मतलब है कि भारत को छोटे छोटे राज्यों के अंदर बांट दिया। वैसे छोटे नहीं कह सकते, काफ़ी बड़े बड़े थे वो भी। इन्होंने क्या किया, भारत को 5 राज्य जिनमें इन्होंने बांटा था, वो नाम बता देता हूँ। एक थे जिनको इन्होंने नाम दिया था उत्तरापथ, और उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तक्षशिला। ठीक है, इसका ध्यान आपने पीछे किया। एक दक्षिणापथ और इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। तीसरा मध्य प्रोविंस और यहाँ की राजधानी थी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना जिसको कहा जाता है। इसके अलावा चौथा भाग जिसमें बांटा था इन्होंने, वो था अवंती राष्ट्र, और इसकी राजधानी थी
उज्जैन, और 5वें नंबर पे वो था कलिंग, कलिंग जिसकी राजधानी थी तौसली, तौसली। तो 5 भागों में इन्होंने क्या किया, भारत को बांट दिया था। एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो अवंती राष्ट्र है जिसकी राजधानी उज्जैन थी यहाँ, और ये जो 5 मैंने बताया ना, इन 5 के इन्होंने क्या किया, एक एक गवर्नर नियुक्त कर दिए वहाँ पे शासन के लिए, ठीक है, और केंद्र में खुद बैठे हुए थे। अवंती राष्ट्र के गवर्नर जो थे, इनके बारे में आप एक चीज़ याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम क्या था, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त उनका नाम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुजरात के अंदर, गुजरात में भी कहाँ, काठियावाड़ में, गुजरात के अंदर काठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, सुदर्शन झील का इन्होंने क्या करवाया, निर्माण करवाया। तो कौन थे, पुष्यगुप्त, गवर्नर थे अवंती राष्ट्र के। इसको बाद में रिपेयर करवा था अशोक ने, और इसको रेनोवेट करवा था दोबारा से रुद्रदामन। वो आगे जब भी जिक्र आएगा तो बताऊंगा आपको, याद रखना अशोक ने इसको रिपेयर भी करवाया था बाद में। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कि शासन की शुरुआत किस प्रकार से की, कैसे इन्होंने भारत को 5 राज्यों के अंदर बांटा, और उनकी कैपिटल्स भी आपको याद रखनी है। एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन सब के बारे में। चलिए, इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद अगली घटना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही है। याद रखें, 305 ईसा पूर्व 305 BC के अंदर कौन सी घटना घटित हुई। इस टाइम पे जैसा कि आप जानते हो, सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपने सुना होगा। ये कौन थे, अलेक्जेंडर जो सिकंदर था उनके सेनापति थे। सिकंदर की तो मृत्यु हो गई थी वापस लौटते समय, लेकिन अपना जो राजपाट था वो सेल्यूकस निकेटर को सौंप के चले गए, और सेल्यूकस निकेटर ने दोबारा से जो जो जगह सिकंदर ने जीती थी उन पे अपना शासन करना शुरू किया। ठीक है, लगभग आप मान के चलो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहाँ पे लगभग इन्होंने शासन किया। सेल्यूकस निकेटर के साथ 305 ईसा पूर्व के अंदर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका युद्ध हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका युद्ध हुआ। देखिए, जितने भी साहित्य हैं, चाहे भारतीय हो या यवन यूनानी साहित्य हो, उन किसी भी साहित्य के अंदर इस युद्ध का परिणाम क्या निकला ऐसा कुछ साफ साफ नहीं लिखा हुआ। बस इतना लिखा हुआ है कि इनका युद्ध हुआ, लेकिन इतना लिखा हुआ है कि युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए इन दोनों के बीच, और युद्ध खत्म हुआ। वैवाहिक संबंध किस प्रकार से, सेल्यूकस निकेटर की जो बेटी थी, पुत्री, जिसको क्या नाम दिया गया है, हेलेना, हेलेना। ठीक है, उस हेलेना के साथ क्या किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी शादी कर दी गई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है इनकी शादी कर दी गई हेलेना के साथ। इस प्रकार से युद्ध की समाप्ति हुई, और ऐसा भी कहा जाता है कि इस शादी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, 500 हाथी, 500 हाथी किसको दे दिए, सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक घटना है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या हुआ, जब वैवाहिक संबंध स्थापित हो चुके थे तो सेल्यूकस निकेटर ने भी क्या किया, एक राजदूत भेजा अपना, कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर, और जिसका नाम आपने सुना भी होगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंडिका, इंडिका जिन्होंने बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने 7 कास्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी बताई। ठीक है, यानी भारतीय समाज के अंदर मेगास्थनीज ने कितनी कास्ट, कितनी जातियां बताई, 7 जातियां बताई मेगास्थनीज ने। तो दोनों ही बात इंपॉर्टेंट है। राजदूत को किसने भेजा ये पूछेगा, निकेटर ने। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बुक कौन सी लिखी मेगास्थनीज ने, इंडिका। इन्होंने कितनी कास्ट बताई इंडिया के अंदर, 7 कास्ट इन्होंने बताई। तो ये इंसिडेंट है सारा जो सेल्यूकस निकेटर से संबंधित है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं।
और आगे का हम पढ़ते हैं। इसके बाद 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ, अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, जैन धर्म स्वीकार कर लिया। और एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जैन धर्म जो इन्होंने स्वीकार किया ये किसने इन्हें कन्वर्ट किया, तो याद रखना भद्रबाहु जो थे इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कन्वर्ट किया था। किस लिए, जैन धर्म को स्वीकार करने के लिए। तो इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और अपने जीवन के आखिरी दिनों में ये कहाँ चले गए, श्रवण बेलगोला, साउथ के अंदर श्रवण बेलगोला जगह पर जा कर के यहाँ पे इन्होंने उपासोथ किया। उपासोथ का मतलब होता है तपस्या करना, और तब तक खाना पीना न करना जब तक मृत्यु ना आ जाए। ठीक है, तो यानी खाना पीना छोड़ देना ताकि मृत्यु आ सके। उपासोथ किया और 298 ईसा पूर्व के अंदर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो एक एक लाइन जो यहाँ पे लिखी जाती है वो ही क्वेश्चन है आपके लिए, उसको याद रखो, क्वेश्चन अपने आप होल्ड हो जाएगा। इसके अलावा जिस भी प्रकार से बनेगा, बेटा देखो एकदम से तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन एकदम से छाट के कल ही 4 घंटे की वीडियो बना दूँ। एक बार इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद में पूरी कोशिश मेरी रहेगी एक वीडियो 2 घंटे के आसपास की, अगर पॉसिबल हुआ तो डेफिनेटली होगा, आधुनिक भारत के इतिहास पे बनाऊंगा सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, जो प्रैक्टिस के लिए वीडियो होगी। और इसी प्रकार से 1-2 घंटे की बनाऊंगा प्राचीन भारत के ऊपर। ठीक है, चलिए इसको रेज करते हैं और उसके बाद अगले शासक के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अगले शासक कौन आए थे, इनके बाद मौर्य वंश के अंदर अगले शासक आए बिंदुसार। बिंदुसार जो है ये कब से कब तक रहे शासक, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, ये समय था जब ये शासक रहे। बिंदुसार जो हैं इनको भी एक नाम दिया गया था, इनको क्या कहा जाता था, अमित्रघात, या ग्रीक भाषा में यानी यवन भाषा में अमित्रकेटे इनको कहा गया था। ठीक है, अमित्रकेटे या अमित्रघात, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, याद रखें, शत्रुओं का नाश करने, दुश्मनों का नाश करने वाला। बिंदुसार जो थे इनके बारे में याद रखना कि इनके टाइम पे उज्जैन व तक्षशिला, उज्जैन व तक्षशिला, इन दोनों जगह के गवर्नर कौन थे, गवर्नर थे अशोक महान जिसको कहा जाता है, गवर्नर थे। और इनके समय पे तक्षशिला के अंदर क्या हुआ था, देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने क्या कर रखा था, पूरे भारत को एक बांध के रखा था। अब जैसे उनकी मृत्यु हुई तो कुछ छोटे छोटे राज्य जो थे उन्होंने अपने आप को आज़ाद कराने की कोशिश की, इसलिए विद्रोह कर दिया। तो तक्षशिला के अंदर एक विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए पहले सुसीम को भेजा गया जो कि असफल हुए, और उसके बाद अशोक को भेजा और अशोक ने क्या किया, इस विद्रोह को दबा दिया। और अशोक को क्या किया गया, इन दोनों जगह का गवर्नर नियुक्त किया गया। तक्षशिला के तो पहले ही थे, उज्जैन के भी इनको गवर्नर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये थे बिंदुसार के बारे में आपको ज़्यादा बातें याद नहीं रखनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया 273 ईसा पूर्व के अंदर इनकी क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद अब इसको इरेज कर देता हूँ मैं इरेजर से। और बिंदुसार के बारे में ये चीज़ आपको पता ही है कि चाणक्य जो थे वो बिंदुसार के टाइम पे भी थे, यानी बिंदुसार के टाइम पे भी कुछ समय के लिए चाणक्य मंत्री रहे थे और इन्हीं के टाइम पे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, आइए अब अशोक को शुरू करते हैं हम। अशोक
समय क्या था इनका? 273 ईसा पूर्व से और 232 ईसा पूर्व, ये इनका समय था, टाइम था। ऐसा कहा जाता है कि 273 में जब इनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया था तो उसके बाद इन्होंने 4 साल का गृह युद्ध किया, ठीक है, उत्तराधिकार के लिए। 4 साल का गृह युद्ध किया उत्तराधिकार के लिए। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और उनकी हत्या करके उनको कहाँ दफनाया था? पटना के अंदर एक आपने सुना होगा आगम कुआं, ठीक है, आगम कुआं पटना के अंदर। तो पटना के अंदर आगम कुएं के अंदर उन्होंने क्या किया? दफनाया अपने 99 भाइयों की लाशों को। तो 4 सालों का गृह युद्ध किया 273 से शुरू करके, और एट लास्ट 269 ईसा पूर्व के अंदर उनका क्या किया गया? राज तिलक, ठीक है, 269 ईसा पूर्व के अंदर उनका राज तिलक हुआ। और अपने राज तिलक के बाद सबसे पहला युद्ध उन्होंने क्या किया? लगभग 9वें साल के अंदर 261 ईसा पूर्व के अंदर जो मुख्य युद्ध था, ठीक है, वो तो वैसे बहुत सारे युद्ध किए थे, इसमें उन्होंने क्या किया? कलिंग युद्ध किया। बड़ा ही फेमस है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। कलिंग कहाँ पड़ता था? उड़ीसा के पास। एक्चुअली कलिंग जो था ये समुद्र का किनारा था, यानी यहाँ से ये एक रास्ता होता था किस चीज़ के लिए? भारत से बाहर दूसरे देशों के साथ व्यापार का। तो भारत से बाहर दूसरे देशों के साथ व्यापार का एक मुख्य रास्ता था, इसलिए इस पर विस्तार करना अपने साम्राज्य का वो जरूरी था। तो कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग के साथ जो युद्ध हुआ इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई या उनको कैद किया गया और अनगिनत लोग घायल हुए इस युद्ध के अंदर। इतनी मारकाट खून खराबा देख करके ऐसा कहा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने कसम खाई कि इसके बाद कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद से अशोक का ये आखिरी युद्ध था, यानी ये युद्धों का सिलसिला, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार करने का जो सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? बिंबिसार से। उन्होंने सबसे पहले अंग को जीता था और ख़त्म कहाँ पे हुआ? इस कलिंग युद्ध के साथ, ठीक है। आइए इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं और अशोक के बारे में। इसके बाद अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, ठीक है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और इसके बाद बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने वैसे कसम खाए थे कि युद्ध नहीं करेंगे। एग्जाम में पूछेगा कि बौद्ध धर्म जो ग्रहण किया वो धर्म ग्रहण करने के लिए किसके विचारों से प्रेरित हुए थे? तो उनका नाम आप याद रखेंगे, निग्रोध, ठीक है। निग्रोध ये कौन थे? इनके बड़े भाई के लड़के थे। तो निग्रोध ने इनको प्रेरित किया ये धर्म ग्रहण करने के लिए। एक और भी नाम आता है, अगर निग्रोध अगर आपको ना मिले तो उपगुप्त भी आप बता सकते हो। निग्रोध और उपगुप्त के विचारों से प्रेरित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। याद रखें बौद्ध धर्म जो है, इसको बौद्ध धर्म को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है इसको, यानी एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। इसको फैलाने के लिए, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अशोक ने क्या किया? जैसे कि मैंने बताया कि अशोक ने क्या किया? वैश्वीकरण किया था, यानी विश्व में फैलाया था किसको? बौद्ध धर्म को। और इसको फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व अपनी पुत्री संघमित्रा, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इन्होंने कहाँ भेजा? इनको भेजा श्रीलंका में, ठीक है। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और श्रीलंका में उस समय पे शासक कौन था? तिस नाम का शासक था। तिस के दरबार में इन्होंने भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे इसके साथ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अशोक के बारे में जानकारियाँ कहाँ कहाँ से मिलती हैं, कौन कौन से साहित्यों से मिलती है, ठीक है। आइए तो फिर इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, उसको करते हैं।
आइए, इसके बाद अब अशोक के बारे में जानकारी जो स्रोत हमें देते हैं उनको पढ़ने से पहले एक बार हम जान लेते हैं कि अशोक ने एक और क्या किया था। इन्होंने स्थापना की थी धर्म महायान की, और धर्म महायान का मतलब है इन्होंने एक धार्मिक विभाग बनाया था, ठीक है। और धार्मिक विभाग बनाया था और उसमें क्या करते थे, विभिन्न अलग अलग धर्मों के व्यक्तियों को बुला करके उनकी वाद विवाद करवाया जाता था, ताकि ये पता लग सके कि क्या सही है धार्मिक रूप से और क्या गलत है। इसी प्रकार एक और चीज़ याद रखेंगे, अशोक ने धम्म, सुना होगा अशोक का धम्म, अशोक ने धम्म की भी स्थापना की। और धम्म क्या है, देखो सिंपल से वर्ड में बता देता हूँ, वनडे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। धम्म का मतलब है वे नैतिक विचार जिनसे उत्थान हो सके मानव का, यानी वे नैतिक विचार, अच्छे विचार जिनसे मानव का उत्थान हो सके, उनको कहते हैं अशोक का धम्म। अब ये विचार कोई भी हो सकता है जो हमारे हित के अंदर हो। समझ में आ गई बात, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आते हैं हमारे स्रोतों के ऊपर, जिन जिन स्रोतों के द्वारा हमें पता लगता है अशोक के बारे में। अशोक के बारे में जिन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है उसके बारे में मुख्य रूप से लेख, जो अशोक के लेख हैं। और आप जानते हो कि सबसे पुराने भारत के अंदर अशोक के लेख ही हैं। 3 प्रकार के लेख हैं। एक है शिलालेख, जो शिलाओं पर, पत्थरों पर अंकित किए गए थे। एक है स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभों पर जो थे। और तीसरे हैं गुफा लेख, जो गुफाओं के अंदर लिखवाए गए थे, खुदवाए गए थे। शिलालेख जो है ना, ये 2 प्रकार के हैं। एक तो है बड़े अभिलेख, बड़े, और ये बड़े हैं 14, और एक है लघु, छोटे, ये इनकी संख्या 46। स्तंभ लेख हैं 7 अशोक के, अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले। गुफा लेख हैं 3, बारबारा, निर्जुन कोंडई, और तीसरे था जैतवन। ये 3 गुफा लेख हैं। ये नाम आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे हैं। और अब जो अशोक के लेख हैं इनके बारे में आपको याद रखना किस लिपि के अंदर लिखे गए हैं। तो याद रखें 3 लिपियों का प्रयोग है। एक है ब्राह्मी, सेकंड वन खरोष्ठी, एंड थर्ड वन जो लिपि है इनकी, जिसको हम बोलेंगे अरामाइक लिपि। एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी लिपि के अंदर लिखे हुए लेख कौन सी जगह पर पाए गए हैं। तो ब्राह्मी जो है ना, इस लिपि के अंदर इंडिया के अंदर, नेपाल और बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर मिले। और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जा चुका है। इसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने। और कब पढ़ा था? 1837 में। ये मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही बता चुका। खरोष्ठी जो है ये पाई गई है पाकिस्तान के अंदर, जो आधुनिक पाकिस्तान है, इसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। और अरामाइक जो है ना, ये है अफगानिस्तान के अंदर, और इसको भी आज तक नहीं पढ़ा गया है। तो ये तीनों लिपियों के बारे में भी याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। आइए अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास अभिलेख उपलब्ध है अशोक के बारे में। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि अशोक के कौन से अभिलेख के अंदर क्या बताया गया, उन्होंने क्या व्यक्त किया गया, ठीक है। तो एक 13वां अभिलेख इंपॉर्टेंट है इसका। 13वां जो विशाल अभिलेख है, शिलालेख है, उसके अंदर अशोक ने बताया है कि एक 8वीं जाति के बारे में, कि 8वीं जनजाति के लोग रहते थे। और इन्होंने कहा कि 8वीं जाति के जो लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। यानी इन्होंने अपने शासन के अंदर जो भी कर्मचारी थे उनको कहा कि 8वीं प्रजाति के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या किया, इसी शिलालेख के अंदर जो कलिंग युद्ध के अंदर जो व्यक्ति मरे थे उनके लिए दुख प्रकट किया है, शोक व्यक्त किया है। तो ये है 13वां विशाल शिलालेख। इसके बाद एक मौस्की अभिलेख है जिसको रानी का लेख भी कहा जाता है। इसके अंदर अशोक को देवानाम प्रिया या प्रियदर्शी राजा कहा गया है, ठीक है। और इसी लेख के अंदर उसके पुत्र का नाम कुणाल भी बताया गया है और उनकी वाइफ का नाम भी बताया गया है। इसी को कहते हैं रानी का लेख।
इसके अलावा धौली व जोगाड़ अभिलेख जो है उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कलिंग के व्यक्तियों या कलिंग के आसपास के जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ये जनता को और अपने शासन के अंदर जो भी मंत्री गण हैं उन सभी को आदेश दिया गया। गुजरात अभिलेख के अंदर अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है और भाब्रू अभिलेख के अंदर क्या लिखा हुआ है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के अंदर आस्था प्रकट की है। ये कुछ बातें हैं जो अशोक के अभिलेखों के बारे में आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखेंगे कि अशोक ने सांची स्तूप बनवाया, ठीक है, सांची स्तूप भी बनवाया। कहाँ पे बनवाया? ये मध्य प्रदेश के अंदर, यानी एमपी के अंदर अशोक ने मध्य प्रदेश के अंदर सांची का स्तूप बनवाया। इसके अलावा अशोक ने कुछ कुछ दूरी के स्थानों पर पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और इसके अलावा जो सड़कें हैं वो सड़कें भी इन्होंने बनवाई। और ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने जो सड़कें बनवाई थी, एक मुख्य सड़क कौन सी थी? तक्षशिला से लेकर के पाटलिपुत्र तक एक सड़क बनवाई अशोक ने। इसके बाद एट लास्ट 232 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक बात याद रखें कि लास्ट मौर्य कौन था, जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं, तो वो थे बृहद्रथ। याद रखें बृहद्रथ जो थे ये लास्ट मौर्य थे और इनकी मृत्यु कब हुई? 185 ईसा पूर्व के अंदर। और एक चीज़ और आप याद रखेंगे कि जो मौर्य शासन था, अशोक के बाद के जितने भी शासक हुए उन सब के बारे में किसी भी साहित्य के अंदर साफ साफ हमें कुछ भी नहीं पता लगता है, लेकिन इतना हमें कन्फर्म है कि अशोक के बाद 50 सालों के अंदर मौर्य साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो गया था। लास्ट जो शासक थे बृहद्रथ, इनको पुष्यमित्र शुंग ने जनता के सामने दरबार के अंदर ही मार दिया था और शुंग वंश की नींव डाली थी। वो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा के अंदर, जो मौर्योत्तर काल के अंदर हम पढ़ेंगे। ये था आपका मौर्य वंश। धार्मिक व्यवस्था के बारे में अगर कुछ बातें मैं आपको बताऊं तो धार्मिक व्यवस्था के अंदर इनका क्या था? ये भी सनातन धर्म को मानते थे, ठीक है, सनातन धर्म को, वैदिक धर्म को मानते थे और ये भी पूजा करते थे शिव की। ऐसा कहा भी गया कि अशोक के इष्ट देवता शिव थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इन्होंने क्या कर रखा था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी अपना रखा था, ठीक है। वो एक समय पे बाद में अपनाया था इन्होंने, लेकिन वैदिक धर्म को ये हमेशा से मानते रहे पूरे के पूरे मौर्य साम्राज्य के अंदर। अगर बात की जाए व्यापार और वाणिज्य की, तो व्यापार और वाणिज्य के मामले अगर हम बात करें तो कृषि, व्यापार और पशुपालन तीनों ही होते थे इस समय पे। कृषि मुख्य व्यवसाय था, लोगों से टैक्स भी लिया जाता था और जहाँ से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूछेगा टैक्स लेने वाले, टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसको कहते हैं समाहर्ता। ये आप याद रखेंगे, टैक्स इकट्ठा करने वाले अधिकारी को समाहर्ता उस समय पे कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स, ये आपका था मौर्य साम्राज्य, जिसको आपने करना है। किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत आए तो मेरे पास कमेंट करो आप इस वीडियो के सेक्शन में। अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर आपको बता रखा है मैंने, नहीं हो तो आप कमेंट करके ले सकते हो और व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। इसके अलावा अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ पे तो आप वहाँ पे भी समय समय पर हम अभी क्विज स्टार्ट तो नहीं किया, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं सिर्फ, लेकिन शुरू कर नहीं पा रहे हैं। जैसे ही समय मिलेगा तो वहाँ पे भी एक परफेक्ट पैटर्न के साथ हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू।